नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बढ़ते खबरों की और बड़ी खबर आपको बताते चले। यूएनएससी सत्र में पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाए गए हैं। लश्कर ए तैयबा के शामिल होने की संभावना पर सवाल और पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु बयानबाजी पर भी चिंता जताई गई है। पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर मुद्दों को हल करने की सलाह दी गई है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको हल करने का जो करने की सलाह है वो दिए गए हैं। यूएनएससी सत्र में पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाए गए हैं। आतंकी संगठनों से जिस तरीके से पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं, इसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं और साथ ही लश्कर ए तैयबा के शामिल होने की संभावना पर भी सवाल उठाए गए हैं। पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु बयानबाजी पर भी जो यूएनएससी है वहां चिंता जताई गई है। सभी सदस्यों ने इसको लेकर चिंता जताई है। वहीं पाकिस्तान को जो ताजा हालात है भारत के साथ, इस पर द्विपक्षीय स्तर पर मुद्दों को हल करने की सलाह दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अपने अनौपचारिक जो सत्र है उसमें पाकिस्तान के लिए कठिन सवाल उठाए और उन्होंने झूठे झंडे की कहानी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पूछा कि क्या लश्कर ए तैयबा इसमें शामिल होने की संभावना है। आतंकवादी हमले की जो निंदा है वो की गई और जवाबदेही की आवश्यकता को भी मान्यता दी गई। वहीं कुछ सदस्यों ने विशेष रूप से धार्मिक आस्था के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी इस दौरान उठाया और कई सदस्यों ने चिंता भी जताई कि पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु बयानबाजी तनाव बढ़ाने वाले इसमें एक अहम कड़ी थे। स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास भी विफल रहे और उन्हें भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी गई है। और 4 मई को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केजीएच हिल्स में चल रहे सबसे जोखिम भरे नक्सल विरोधी अभियानों में से एक के दौरान सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट सागर बोराडे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कल दिल्ली एम्स में एयरलिफ्ट किया गया और जब उनकी हालत स्थिर हुई है तो फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की 204 कोबरा बटालियन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में एक जवान आईईडी विस्फोट में घायल हुआ और टीम का नेतृत्व कर रहे सहायक कमांडेंट बोराडे ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घायल जवान को निकालने के लिए कदम बढ़ाया और माना जा रहा है कि केजीएच हिल्स कई मोस्ट वांटेड नक्सल नेताओं का ठिकाना है और यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ भारी मात्रा में घातक आईईडी भी मौजूद है। बढ़ते आगे, पंजाबी गौरव यादव कहा कि आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता में एसओजी अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में टिब्बा नांगल कुलार रोड एसबीएस नगर के पास से जंगली इलाके में खुफिया नेतृत्व वाले ऑपरेशन में आतंकवादी हार्डवेयर का एक जखीरा बरामद किया। 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी और 5 P86 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया गया है। और जिससे पता चलता है शुरुआती जांच में कि पंजाब में स्लीपर सेल को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई और संबद्ध आतंकी संगठनों के द्वारा एक समन्वित ऑपरेशन किया गया था। और वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में वो उपलब्धियां हासिल की है जो पिछली सरकारें दशकों में नहीं कर सकी और उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की आर्थिक स्थिति, बुनियादी ढांचे, डिजिटल विकास और जन कल्याण योजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। सीतारमण ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलकर सरकार ने हर वर्ग तक विकास पहुंचाया है, जो कि स्पष्ट बदलाव का प्रमाण है। बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद थाना विजयनगर पुलिस टीम ने लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई फायरिंग में बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, 31,140 रुपए, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया और यह कार्रवाई 5 मई 2025 को डीपीएस फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान की गई थी। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया पुलिस की टीम पर और इसके जवाब में पुलिस ने
आत्मरक्षा में फायरिंग की और घायल आरोपी ने अपना नाम अमरजीत बताया। पुलिस ने की पूछताछ में उसने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की राह चलते व्यक्तियों से लूटपाट करता था और अब पुलिस हिरासत में है। दिनांक 5 मई 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र कॉलोनी के पास में ओवरब्रिज के नीचे बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान काशीराम आवास योजना जो है उसके पास से आने वाली रोड की तरफ से एक व्यक्ति काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस बल को जब यह व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ और उसे रोकने के लिए प्रयास किया गया तो इस व्यक्ति ने रुकने के स्थान पर ये इधर कब्रिस्तान की तरफ जो अंधेरा रास्ता जा रहा है उस तरफ अपनी बाइक को भगा दिया। तत्काल ही पुलिस बल द्वारा इसका पीछा किया गया और दूसरी तरफ से भी पुलिस पार्टी को इन्फॉर्म कर इसको दोनों तरफ से घेरा गया। उसके पश्चात जब इसको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर ये बाइक से कूदकर खेत की तरफ भागने लगा। पुनः जब पुलिस पार्टी द्वारा इसे रुकने के लिए कहा गया तो इसके पास एक तमंचा था और उस तमंचे से इसने पुलिस दल पर फायर। गाजियाबाद की स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना मुरादनगर पुलिस टीम ने एक शातिर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और ये अपराधी फैजल गैंग का सदस्य और गैंगस्टर में वांछित बताया जा रहा है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एरिया में लूटपाट की योजना बना रहा है। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग करती वहीं जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है और गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। घायल अभियुक्त का इलाज अस्पताल में कराया गया। दिनांक 6 मई 2025 को स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, कमिश्नरेट गाजियाबाद को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि फैसल गैंग का एक शातिर अपराधी अरकस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्षेत्र एरिया मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक लूटपाट की घटना कारित करने वाला है। इस सूचना पर स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच एवं मुरादनगर थाना क्षेत्र संयुक्त रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्षेत्र एरिया में चेकिंग अभियान प्रारंभ कर दिया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया है, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह व्यक्ति मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। व्यक्ति द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग प्रारंभ कर दी गई। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में व्यक्ति घायल होकर गिर पड़ा। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम अरकस पुत्र रियाजुद्दीन बताया है। यह व्यक्ति मुरादनगर थाना क्षेत्र में पंजीकृत गैंगस्टर के अभियोग में वांछित है। बढ़ते आगे जयपुर से बड़ी खबर आपको चले। डीजीजीआई के जयपुर में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी। रेडीमेड गारमेंट निर्माताओं, कारोबारियों पर हो रही कार्रवाई। कुछ निर्माताओं की आवाज पर भी पहुंची डीजीजीआई की टीमें। जीएसटी हेराफेरी की गुप्त सूचना की पुष्टि के बाद शिकंजा कसा गया है। डीजीजीआई की जयपुर जोनल इकाई कर रही कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से यह खबर। कार्रवाई को लेकर डीजीजीआई अधिकारियों का टिप्पणी से इनकार, तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले। जीएसटी हेराफेरी की गुप्त सूचना की जानकारी मिली, जिसके बाद अब ये शिकंजा कसा गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी जयपुर जोनल इकाई कर रही डीजीजीआई की जोनल इकाई वो जो है ये कार्रवाई कर रही है। तो जयपुर से यह खबर आपको बताते चले, जहां करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। और हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड स्थित गर्ग बुक सेलर पर सोमवार को जीएसटी विभाग की एसआईबी टीम ने छापा मारा। गाजियाबाद से आई 5 सदस्यीय टीम ने डिप्टी कमिश्नर विमल दुबे के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग को सूचना मिली थी कि दुकान बिना बिल के बड़े पैमाने पर लेन देन कर रही है। छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं भी सामने आई और टीम को बिना बिल की खरीद फरोख्त से संबंधित कागजात भी मिले हैं। अब कर चोरी की रकम का आकलन किया जा रहा है और जांच अधिकारी दस्तावेजों का मिलान कर रहे हैं। वहीं इस कार्रवाई से हापुड़ के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी का टर्नओवर अचानक से ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसके हिसाब से टैक्स नहीं आ रहा था। इसके कारण हम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया। कुछ शिकायतें भी थी, स्थानीय लोगों ने शिकायत कर रखी थी, जिसके आधार पर ऐसा लगा कि फर्म की जांच करना आवश्यक है कि कम क्यों टैक्स आ रहा है। इस कारण से व्यापारी
का टर्नओवर अचानक से ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसके हिसाब से टैक्स नहीं आ। बढ़ते आगे, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लक्षित अभियान चलाकर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरियाणा में बिक्री के लिए रखी गई 3000 क्वार्टर और 14 हाफ बॉटल अवैध शराब जो है वो जब्त की है और इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की गई एक इको कार और एक सुजुकी एक्सेस स्कूटी भी बरामद की है। खबरों में बढ़ते आगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना के संबंध में विचार करने के लिए 3 बिंदु सुझाए। खड़गे ने लिखा, मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर जाति जनगणना कराने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग आपके सामने रखी थी और दुर्भाग्य से मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं और आपने खुद इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व पर हमला भी किया। आज आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह मांग गहन सामाजिक और न्याय और सशक्तिकरण के हित में है। दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। अधिकतम तापमान हो सकता है, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया, अलर्ट जारी किया। वहीं कल का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड औसत से 7 डिग्री कम। मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाके में आज यानी मंगलवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री से कहीं ज्यादा दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 7 डिग्री कम बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग से जानकारी सामने आ रही, जहां केदारनाथ यात्रा में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों पर रोक लगा दी गई है। तो केदारनाथ यात्रा से जुड़ी है जानकारी, जहां घोड़े खच्चरों पर रोक लगा दी गई और पशुओं में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकायत आने पर रोक लगाई गई। यात्रा में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे की रोक। अब तक 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौत हुई है। सचिव पशुपालन ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर समीक्षा बैठक भी की है। तो यह अहम जानकारी, अब तक 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। अब इसी के साथ सचिव पशुपालन ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर तमाम हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है। रुद्रप्रयाग से यह खबर, केदारनाथ यात्रा में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों पर रोक लगा दी गई है और पशुओं में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकायत आने पर यह रोक लगाई गई है, एक्शन लिया गया है। यात्रा में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे की रोक लगाई गई है। अब तक 14 घोड़े खच्चरों की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते आगे, चमोली से खबर सामने आ रही, बद्रीनाथ में मौसम खराब, हेलीकॉप्टर ने की इमरजेंसी लैंडिंग। तीर्थयात्रियों को देहरादून ले जा रहे हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग। गोपेश्वर पुलिस मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मौसम की स्थिति के कारण हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करनी पड़ी। तो ये जानकारी आपको बताते चले, बद्रीनाथ में मौसम खराब होने के कारण तीर्थयात्रियों को देहरादून ले जा रहे हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। गोपेश्वर पुलिस मैदान में लैंडिंग कराई गई इमरजेंसी और मौसम की खराब स्थिति के कारण हेलीकॉप्टर को यह कदम उठाना पड़ा। आगे, गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित हापुड़ रोड सब्जी मंडी में जन सुविधाओं की भारी कमी को लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जताई और मंडी सेवा समिति के सचिव संत शरण का घेराव भी किया। व्यापारियों ने मंडी परिसर में जल भराव, स्वच्छ पेयजल की सुविधा व्यवस्था और इसके अभाव को लेकर तीखा विरोध भी जताया। उनका आरोप है कि मंडी की 4 दीवारी तो बनाई जा रही
लेकिन अंदर की जो सड़क है उनकी हालत खराब है और मिट्टी भराव नहीं कराया जा रहा है, जिससे बरसात में दिक्कतें बढ़ जाती है। और इसके साथ ही निर्माणाधीन दूसरे गेट से सब्जी और फलों की चोरी की शिकायतें भी सामने आई है। व्यापारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से कई दफा शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला। मंडी सचिव का यह भी कहना है कि चारदीवारी के लिए ही बजट पास हुआ, बाकी प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। मंडी की बेइंतहा समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या मंडी की है कि मंडी में लगभग 3 से 4 फुट तो पानी भर जाता है और इस मंडी में अब भी उल्टा काम हो रहा है। जो काम पहले मंडी के अंदर होना चाहिए सड़क बनाने का, उसकी बजाय बाउंड्री वाल हो रही है। और बाउंड्री वाल में भी अभी पीछे लड़ाई होने की संभावना थी कि 3 गेट बनाने थे, तो सचिव साहब ने भी आकर के कहा कि अब ये 2 ही गेट बनेंगे। ना तो सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें भी सचिव साहब से बात हुई कि हम उस गेट पे भी कैमरे लगवा रहे हैं। ना यहाँ नल है, ना यहाँ वाटर कूलर है, ना यहाँ किसान भवन है, ना टॉयलेट है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ मंडी समिति टैक्स लेने का काम कर रही है और वो भी हाथ 2 से ले रही है, रात 2 से नहीं ले रही है, उन्हें पता होगा। दीवार के लेकर विवाद है कि व्यापारी चाह रहे हैं कि हमारे जो पीछे वाला गेट है उसकी रास्ता क्लियर कर दी जाए। उसके लिए हमारी व्यापारियों से बात हुई है, सुबह पहले वहाँ गया था, तो व्यापारी का हमारा ठीक है रास्ता क्लियर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं दीवार बनने का। तो मैंने कहा ठीक है वो करा देंगे, उसका समाधान करा देंगे। मंडी की बेइंतहा समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या मंडी की है कि मंडी में लगभग गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में मिलावटी मावा भेजे जाने की सूचना पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार सुबह भोजपुर थाना क्षेत्र के कलचीना गांव में छापेमारी की। भट्टे के पास खड़े 4 कैंटर से पुलिस ने करीब 10 क्विंटल मावा बरामद किया। आशंका जताई जा रही है कि मावा मिलावटी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चारों ट्रक को छोड़ दिया गया है। और वहीं उल्लू ऐप पर चल रहे हाउस अरेस्ट जैसे अश्लील रियलिटी शो के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाज खान और अन्य पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उन्होंने मर्यादाओं को लांघते हुए समाज में अश्लीलता फैलाई। ऐसे लोग कठोर सजा देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने से पहले कई बार सोचे और इस तरह की अश्लीलता का समाज में बर्दाश्त से नहीं किया जाएगा। वहीं जिस आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि है जिनकी उसके चलते भारत सरकार की ओर से विभिन्न कार्रवाइयां भी की जा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि लोगों की भावना के अनुसार यानी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी लिया है। आयात बंद करने का निर्णय भी लिया है। जिन वस्तुओं का कोई खास भंडारण नहीं था उनका व्यापार भी बंद हो गया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ऐसी स्थिति में 2 ही समूह हैं जो भारत की क्षमता और कार्रवाई पर सवाल उठाते। एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत के विपक्षी नेता। भांडुप का भोंगा भी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कहना चाहता हूं जो तमाम बात करें शिवसेना के जो नेता है वो कह रहे हैं कि उनसे कहना चाहता हूं कार्रवाई की और तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भारत में ही कुछ लोग सेना का अपमान करते हैं, भारत की सैन्य शक्ति को कम आंकते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आप राजनीति करना चाहते तो उसके लिए और मौके मिलेंगे, लेकिन जब देश पर आतंकवादी हमला होता है तब भारत की सैन्य क्षमता और सरकार की कार्रवाइयों पर सवाल उठाकर लोगों को भ्रमित ना करें। हमारी ओर से जोरदार कार्रवाई की जा रही है। तो शिवसेना की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार साफ तौर पर एक्शन लेने के लिए तैयार है और तमाम जो गलत चीजें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हर बिग बॉस 7 फेम एक्टर और हाउस अरेस्ट शो के होस्ट एजाज खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांदिवली के रहने वाली एक महिला ने चारकोप थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि एजाज ने शादी और शो में कास्टिंग का झांसा देकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि एजाज खान ने 25 मार्च को
जबरदस्ती की और दावा किया कि उनके धर्म में 4 शादियां जायज है। एजाज के खिलाफ पहले से ही हाउस अरेस्ट शो में अश्लीलता फैलाने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई। 29 अप्रैल को शो की एक क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें एजाज कंटेस्टेंट को अश्लील हरकतें करने के लिए कह रहे थे और अब इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एजाज खान और उल्लू ऐप के सीईओ को समन जारी किया है। आयोग ने दोनों को 9 मई तक पेश होने का निर्देश भी दिया है। बढ़ते आगे, नागपुर जिले के कोही तहसील की ग्राम पंचायत मांडल में एक बड़ा फेरफार विवाद सामने आया है। ग्राम निवासी संजय कुर्जेकर ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सचिव ने बिना दस्तावेज जांच किए पूरी पैतृक संपत्ति उनके 2 भाइयों के नाम कर दी है। संजय का कहना है कि उनके पिता का निधन 2014 में हुआ था और ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उनका नाम 2018 तक मौजूद था। उनकी मां ने 2017 में फेरफार के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जाहिरनामा जो है वो जारी किए बिना ही संपत्ति 2 भाइयों के नाम कर दी गई। संजय कुर्जेकर ने इस निर्णय को रद्द करने की मांग की, लेकिन उनकी अर्जी को नजरअंदाज किया गया और उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग की है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली मनपा क्षेत्र के रुक्मिणीबाई अस्पताल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। कोलसेवाड़ी निवासी सविता गोविंद विराजदार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मनपा अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में 5 घंटे तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। परिजनों ने जब महिला को कलवा अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मिली और 4 घंटे की मशक्कत के बाद जब व्यवस्था नहीं हो सकी तो उसने महिला को वहीं रखने का फैसला किया, लेकिन इलाज न मिलने की वजह से सविता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लापरवाही के लगाए हैं और डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और क्या खूब कहा है किसी ने कि तरक्की हो रही है, चलो अच्छा है, पर रात को दिन बनाने वाली बात रहने दो। कुछ ख्याल जुगनुओं का भी कर लो, मेरी मानो साहब, रात को रात रहने दो। ये अल्फाज हमारे देश के युवाओं के लिए है जिसने चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं और न रात को रात और न दिन को दिन समझा, बस लगातार संघर्ष किए गए और उसी का नतीजा है कि आज यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने बताया उन्होंने कि पिछले 3 सालों में यूट्यूब ने भारतीय क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं। एक तरफ अक्सर कहा जाता है कि भारत में रोजगार की कमी है, लोग बेरोजगार बैठे हैं। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये उतना ही सच है कि अगर आपके पास आइडिया है तो आप भूखे और बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। इसलिए तो सरकार भी बार बार कह रही है कि नवाचार के जरिए पैसे ले जाओ और रोजगार करने के बदले रोजगार देने वाले बनो। तो चलिए, सोशल साइट के माध्यम से जो भी आ रही है और नवाचार वाले युवाओं को यूट्यूब करोड़पति बना रही है, उन्होंने क्या क्या सोचा है आगामी दिनों में देश के युवाओं के लिए, इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। देश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि यूट्यूब कंपनी देश के क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का और निवेश करने जा रही है और यह बयान तब आया जब यूट्यूब ने नवाचार क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं और ये सारी बातें उस वेब सम्मेलन में सामने आई जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करने पहुंचे थे। अब ये आंकड़ा उन लोगों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि आज के युवाओं के पास कोई काम धंधा नहीं है। आज के युवा सिर्फ अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि अरे तुझे पता है वो यूट्यूब चैनल से बढ़िया कमाई कर रहा है, ज्यादातर बात सच लगती है तो कई बार झूठ भी। अब यूट्यूब ने खुद बताया कि उसने भारतीयों के जेबें भरने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने कहा कि बीते 3 साल में यूट्यूब ने भारत के क्रिएटर्स यानी यूट्यूबर्स, एक्टर्स और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं और आगे यह और बढ़ सकता है क्योंकि यूट्यूब इन तमाम क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये सारी बातें मुंबई में चल रहे मेगा इवेंट वेब्स में सामने आई। यूट्यूब सीईओ ने खुद कहा कि वे इन क्षेत्रों में और निवेश करने वाले हैं जो भारत के कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। करियर और कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे और सबसे खास बात जो बताया गया वो ये कि पिछले साल भारत में बने कंटेंट को दूसरे देशों में 45 अरब घंटे देखा गया। अब आप सोचिए कि भारतीय यूट्यूबर्स
इंटरनेट पर कितने छाए हुए हैं। नील मोहन ने तो यहाँ तक भारतीय युवाओं के काबिलियत के कसीदे भी पढ़े। उन्होंने भारत को एक नए विचारों वाला क्रिएटर नेशन कहा। आगे उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत के 10 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब चैनलों ने कंटेंट अपलोड किया। उनमें से 15,000 से ज्यादा चैनल ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और हाल ही में 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल तेजी से बढ़े हैं। खुद पीएम के यूट्यूब चैनल पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हाल ही में यूट्यूब के 20 साल हो गए हैं। कंपनी ने कई नए फीचर्स को लाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ऐसे फीचर्स को लाया जा सकता है जिसके बाद कमेंट में बोलकर अपनी बात कही जा सकेगी और इसके साथ ही आस्क म्यूजिक फीचर्स को लाया जाएगा। इससे यूट्यूब प्रीमियम और म्यूजिक यूजर्स अपने मूड के बारे में बता सकेंगे। उस बेस पर उन्हें म्यूजिक सुनाई देगा। शुरुआत में यह सपोर्ट अंग्रेजी में होगा। वहीं टीवी में यूट्यूब देखने वाले यूजर्स को जल्द मल्टी व्यूज की सुविधा भी मिलेगी, यानी व्यूअर अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कंटेंट एक साथ देख पाएंगे। अब इससे यह तो साफ हो जाता है कि भारत में नए नए आइडिया सोचने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे युवाओं में जबरदस्त ऊर्जा, सोचने की क्षमता और कुछ नया करने का जज्बा है। वे तकनीक, विज्ञान, कला और संस्कृति में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कमी केवल इस बात की है कि उन्हें अपने विचारों को साकार करने के लिए सही मार्गदर्शन, संसाधन और मंच मिल सके। यदि हम उन्हें उपयुक्त अवसर और समर्थन दें तो ये युवा न केवल आत्मनिर्भर रहेंगे बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाने की ताकत भी रखेंगे और यही असली शक्ति है। देश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि यूट्यूब कंपनी देश। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।